नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सलाह मशवरा में। हम अपने इस कार्यक्रम के ज़रिए आपको हर बार देश प्रदेश की जानी मानी हस्ती से रूबरू कराते हैं और जानते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के साथ उनके प्रोफेशन से जुड़ी कई बातें। आज हमारे कार्यक्रम में हम सलाह मशवरा करेंगे डॉक्टर ललित श्रीवास्तव जी से और जानेंगे कि कैसे हम अपने आँखों की देखभाल करें और कैसे उसे सुरक्षित रखें। तो नमस्कार डॉक्टर ललित जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि हमें आँखों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। वर्तमान युग में जो हमारी लाइफ स्टाइल है उसमें हम डिजिटल वर्ल्ड की ओर बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हैं जी और हमारी मजबूरी भी है। टेक्नोलॉजी के साथ हमें चलना होगा, अन्यथा हम पिछड़ जाएंगे। जी जी कंप्यूटर हमारे जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। उसमें लैपटॉप भी आते हैं, कंप्यूटर्स भी आते हैं, दूसरे डिजिटल गैजेट्स भी आते हैं, हमारे मोबाइल्स भी आते हैं और आजकल तो डॉक्टर जो सर्जरी करते हैं उसमें रोबोटिक सर्जरी होने लगी है। बिल्कुल। नैनो टेक्नोलॉजी के आने से उसमें और भी एडवांसमेंट आ रहा है। जी जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने के साथ साथ उसको अब इनपुट दिया है तो अभी बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन आएंगे। इन सबों में आँखों का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। ये स्थिति हो जाती है कंप्यूटर पर जो लगातार लोग काम करते हैं कि उनको शाम को बिल्कुल आँख बंद करके लेटने की इच्छा होती है। जी जी। इस ढंग से स्थिति हो जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। ओके। इससे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उस ड्राइनेस को कम रखने के लिए हम नॉर्मल उसका सिक्रीशन हमारा बना रहे तो आँखों को हमें ब्लिंक ज़्यादा करना चाहिए, जानबूझ के आँखों को झपकाना चाहिए, एक चीज़। दूसरा हम लोग सलाह देते हैं कि बीच बीच में आप पामिंग किया करें। दोनों हथेली अच्छी तरह अपनी गर्म करके और आँख पे लगा के बैठें तो वो जो गर्म हथेली लगती है उससे टीयर फॉर्मेशन हमारा बढ़ जाता है तो उससे गीलापन कम होता है। तीसरा ये है कि आई ड्रॉप्स आती हैं, लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स, रिफ्रेश टीयर, आपटे कई आती हैं, कार्बोक्स मिथाइल सेलुलोज, उनका अगर हम उपयोग करते हैं तो हमें ड्राइनेस कम होती है। जी जी तीसरा, खाने पीने में जैसे हम विटामिन ए वगैरह, गाजर, पपीता, जो पीले और लाल कलर के फल होते हैं, इनका भी अगर हम सेवन अच्छी तरह करते हैं, पानी ज़्यादा अच्छी तरह पीते हैं तो उससे भी ड्राइनेस कम होती है। और एक 20-20-20 करके एक फार्मूला है। उसका मतलब 20 मतलब 20 मिनट्स, जी। दूसरा 20 का मतलब 20 सेकंड्स, तीसरा 20 का मतलब 20 मीटर्स। ओके। तो हर 20 मिनट्स के बाद 20 सेकंड तक 20 मीटर दूर देखना हमें। ओके। उससे क्या होगा कि जो हम लगातार कंप्यूटर पे देखते रहते हैं, जो हमारी मसल थक जाती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं थोड़ी देर के लिए। दूसरा, लगातार बैठे रहने से हमारे शरीर में अकड़न होती है, जॉइंट पेन होने लगता है, कभी कभी हमें गर्दन की प्रॉब्लम होती है, सर्वाइकल प्रॉब्लम होने लगती है। तो हमें 20-25 मिनट बाद बीच में से उठ जाना चाहिए जी। या 1 घंटे बाद उठना ही चाहिए। और उसके बाद हल्का फुल्का शरीर की एक्सरसाइज, इसको तो नहीं कहते पर हाँ, हलचल करना चाहिए, दाएं बाएं मुड़ना, पीछे झुकना, थोड़ा पानी पी लेना, ये सब करते रहना चाहिए। तो ये कंप्यूटर से बचने के हमारे लिए कुछ सलाह हैं। तो सर, जैसे आपने बताया कि कंप्यूटर से बचने के लिए जैसे 20-20 का एक आपने रूल बताया कि उसको अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारे जो विज़न है उसको हम बरकरार रख सकते हैं। तो कंप्यूटर से तो ठीक है, आपने बताया कि इस तरीके से हम उससे निजात पा सकते हैं। उसके अलावा लेकिन स्ट्रेस जो आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लेटेस्ट हम लोग देख रहे हैं जैसे चिंता का विषय है पूरे जी वर्ल्ड जी में। जी जी इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है। छोटे बच्चे, हम लोग इस देखते हैं, आपने भी देखा होगा, जी वो जी टोटल मोबाइल पे अपने आप को कनेक्ट रखते हैं। जी जी अगर उनसे मोबाइल छीन लिया जाए तो नाराज़ हो जाते हैं, खाना नहीं खाएंगे, उनके बिहेवियरल डिसऑर्डर्स उनमें शुरू होने लगे हैं। जी जी तो मोबाइल पे अगर बच्चे ज़्यादा देर काम करते रहे तो एकोमोडेशन ओवर यूज़ होता है उनका, उसके कारण उनको मायोपिया करके दृष्टि दोष एक क्रिएट हो जाता है। तो ऐसा स्टडी हुई है कि 2040 तक करीब करीब 50% बच्चों को मायोपिया हो जाएगा। तो हमें बच्चे, छोटे बच्चों को, जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में, अमेरिका वगैरह में 6 साल से नीचे बच्चे को अलाउड ही नहीं है मोबाइल। हमें इसका अब मम्मी पापा लोगों ने क्या किया कि बच्चों को एंगेज कर देते हैं, वो खुश रहता है मोबाइल पे, पर उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देख रहे। तो पेरेंट्स को भी ध्यान रखना कि मोबाइल उसके लिए अच्छी चीज़ नहीं है और उसके ब्रेन को भी थोड़ा सा नुकसान होता है, साथ जी साथ जी जी आँखों को तो होता ही है। जी तो जी। ये मोबाइल से हमें बच्चों को बचाना। तो अब तो सर लेकिन मोबाइल का ज़माना है तो लोग तो मोबाइल खैर इस्तेमाल करेंगे ही, लेकिन ये है कि बच्चों को बचपन से मोबाइल नहीं देना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा। लेकिन सर अब मोबाइल के साथ हमें जीना है, डिजिटल युग के साथ हमें जीना है, तो कई सारी चीज़ें ऐसी है कि हमें फ़ॉलो करनी है। जैसे आपने एक 20-20 वाला नियम बताया, उसको फ़ॉलो करें तो अच्छा है। बच्चों को बचपन से ही मोबाइल्स और गैजेट से थोड़ा दूर रखें, क्योंकि आजकल उसके बिना भी काम नहीं चलेगा, ये भी सबको पता है। लेकिन फिर भी जो इनसे जो बीमारियां हो रही है, जैसे आपने एक मायोपिया वाली बताई कि लोगों को बहुत जल्दी मायोपिया होने लगेगा, लेकिन
कैसे हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, कैसे? इस बारे में आप बताइए। एक संतुलित संतुलित जो हमारा इंडियन कल्चर में, जो हमारे फैमिलीज़ में जो शुरू से हमारा तरीका लाइफ स्टाइल का रहा है, उसको हमें अपनाना होगा। चाहे वो हमारे रहन सहन में हो, चाहे हमारे खान पान में हो, चाहे हमारे संस्कारों में हो। आजकल बच्चे, जैसे हम कंप्यूटर पर काम करने वाले बच्चे होते हैं, वो लेट नाइट काम करते हैं। अर्ली राइजर होना चाहिए। अब्दुल कलाम साहब जितने सफल हमारे राष्ट्रपति रहे, उन्होंने कहा है कि सूर्य उदय के पहले जो व्यक्ति जाग जाता है, 50% उसके जीवन में उसको सफलता मिल जाती है। तो हम बच्चों से कहते हैं कि आप अर्ली राइजर बनिए। ये लेट सोने का जो कार्यक्रम है, ये ठीक नहीं है, और इसमें जो हमारे शरीर में मेटाबॉलिक चेंजेस जो आते हैं, डायग्नल वेरिएशन जिनको हम बोलते हैं, तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और उसके कारण स्ट्रेस एक जो अंदर रहता है, उसके कारण हमारे अंदर हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं। डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा कारण है, ब्लड प्रेशर का होना बहुत है। आज की डेट में करीब करीब 16%, 14 से 16% लोगों को सोसाइटी में डायबिटीज़ है, जो पहले नहीं हुआ करती थी। हाइपरटेंशन का भी लगभग इतना ही है, और ये डे बाय डे स्ट्रेस के कारण ये बढ़ता जा रहा है। दवाइयाँ तो हम देते हैं, ब्लड प्रेशर हुआ तो दवाई देते हैं उसको ठीक करने के लिए, इस्चीमिक हार्ट डिसीज़ उसको दवाई देते हैं, फिर आपका डायबिटीज़ उसकी भी दवाई देते हैं। पर हमारा सोचना है कि इतना इंसिडेंस अगर बढ़ता जाएगा, तो वैसे भी लोग कहते हैं कि जो भारत है, इट इज़ द कैपिटल ऑफ डायबिटीज़। अच्छा। हाँ, लाइक वाई मैलिग्नेंसीज भी हमारे बहुत ज़्यादा होने लगी हैं। तो अगर ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां हमारे घर कर लेंगी, हमारे देश में, हमारे बच्चों पर, हमारे सोसाइटी में, तो ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय हो जाएगा। अगर हम स्वस्थ नहीं होंगे तो फिर हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। ऐसा दौर आ गया है कि लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं और बाहर की कंट्रीज़ के साथ काम करते हैं, तो वो उनकी एक मजबूरी हो जाती है कि उनको रात में काम करना ही है, क्योंकि टाइम हमारा और उनका टाइम मैच नहीं करता। रात तो बेसिकली जो नेचर ने बनाया वो सोने के लिए और दिन काम करने के लिए। अगर हम उसको पलट देते हैं तो डेफिनेटली हमारी बायोलॉजिकल जो लाइफ है, जो हमारी सर्काडियन रिदम वगैरह होती है, मेडिकल लैंग्वेज के हिसाब से हमारे जो डायरेनल चेंजेज होते हैं, उसके कारण फिर हमें तकलीफ़ों का सामना करना और पड़ेगा। सर इसी की वजह से शायद एक स्ट्रेस एक सबसे बड़ा कारण बनते बहुत जा रहा बहुत है। स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस की वजह से भी विज़न पे बहुत यस, फ़र्क पड़ रहा होगा। स्ट्रेस से वजह, स्ट्रेस में जब हम रहते हैं तो हमारे शरीर में दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं बेसिकली, एड्रीनलिन और कार्टिसोल्स। जी, इन दोनों के सीक्रेट होने से हमारे अंदर शरीर में बीमारियां होती हैं। स्ट्रेस के कारण ये सीक्रेट होते हैं, तो हमें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, नींद नहीं आना, खाना अच्छी तरह नहीं पचना, हमारा टेम्परामेंटल एडजस्टमेंट नहीं होता, इरिटेशन होता है, छोटी छोटी चीज़ों पर गुस्सा आता है। मेंटल इलनेस की भी प्रॉब्लम साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर जिनको हम बोलते हैं, बहुत है आजकल, बहुत साइकिक मिलते हैं, बच्चे मिलते हैं, एडल्ट मिलने लगे हैं। तो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स भी इसमें स्ट्रेस के कारण होते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारी इस भारत भूमि पे हमेशा कहा गया है कि ये संत जनों की भूमि है। सब बड़े बड़े संत, चाहे गुरु नानक साहब हों, चाहे हमारे कबीर हों, चाहे हमारे रैदास हों, तुकाराम हों, नामदेव जी हों, शिरडी वाले साईनाथ हों, हम जिसका ध्यान करते हैं, माँ निर्मला देवी, ये सब इस भूमि पे ही पैदा हुए। रामकृष्ण भी इसी भूमि पे आए। तो उन्होंने जो हमें संस्कार दिए हैं, उन्होंने जो हमें अपनी लाइफ स्टाइल दी है, जो हमें उन्होंने मॉरल वैल्यूज़ दी हैं, जो उन्होंने हमें चारित्रिक अपनी एक विशेषताएं बताई हैं, उनको हमें फॉलो करना होगा। अगर हम उनको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हमें दिक्कतें होंगी। उनको फॉलो करने के लिए हमेशा ये कहा गया है कि हमें मेडिटेशन करना चाहिए, मेडिटेशन। अब मेडिटेशन तो मैंने आपसे बोल दिया, ध्यान करना जिसको बोलते हैं। तो लोग कहते हैं हमें समय नहीं है, अभी हमारा परीक्षा है, हमारे घर में ये व्यस्तता है, हमारे यहाँ शादी है, फिर हम रिटायरमेंट की बात करेंगे। तो मैं उनको बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ। हर माँ, हर पेरेंट्स अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं। जीव जंतु भी अपने बच्चे का ध्यान रखता है, ध्यान वर्ड उसमें जुड़ा है, वही हम बोला मेडिटेशन। उसमें उसको कोई, उस माँ को बच्चे के ध्यान रखने में कोई टाइम टेबल नहीं लगाना पड़ता, कोई उनको अलार्म नहीं लगाना, कोई प्रोटोकॉल नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना? क्योंकि वो बच्चा उन पेरेंट्स का अंश है, उनका अंश है, तो इसलिए वो ध्यान रखते हैं कब उठा, कब खाया, कब गया, कैसा है, स्वस्थ है कि नहीं है। इसको ऐसा ही हम बोलते हैं कि ये जब ध्यान माँ अपने आप से रखती है, स्पॉन्टेनियस होता है, एफर्टलेसली ये चीज़ होती है, तो वो शक्ति, परम शक्ति है, जो परम चेतना जिसको हम बोलते हैं। अब उसको साकार रूप में रामकृष्ण और अल्लाह और अपन जीसस और कुछ भी बोल सकते हैं, गुरु नानक साहब बोल सकते हैं इनको साकार रूप में, पर निर्गुण निराकार शक्ति है, जिसका कोई स्वरूप नहीं, कोई आकार नहीं। उस शक्ति ने हमें पैदा किया है, परमपिता परमेश्वर ने।
उस परमपिता परमेश्वर की ओर जब हमारा चित्त जाता है, अटेंशन जाता है, ये ध्यान कहलाता है। तो जैसे उस माँ को एफर्ट्स नहीं करना पड़ते हैं, वैसे ही हमें परमपिता परमेश्वर की ओर अपना चित्त ले जाने में एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। छोटे उसमें बताना चाहें संक्षेप में, तो मनुष्य के शरीर के दो हिस्से हैं। एक स्थूल शरीर जो हमें दिख रहा है, इसको हम कारक शरीर बोलते हैं, और एक हमारी आत्मा जो जिसको हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। अब आज की डेट में जो हमारी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो चल रहा है, वो कारक शरीर और उनसे उपजे विषयों में व्यस्त हैं सब लोग, उसमें इन्वॉल्व रहते हैं हम। वहाँ निराशा और तनाव है। तो मेडिटेशन में, सहयोग में, या अच्छे मेडिटेशन जो भी डिफरेंट मार्ग हैं, उनमें ये कहा गया है कि आप इस शरीर और शरीर से विषयों में तो रहिए, पर अटैचमेंट मत रखिए, अटेंशन रखिए। बच्चों के साथ, परिवार के साथ, मित्रों के साथ, आवश्यकताओं के साथ अटेंशन, नॉट द अटैचमेंट। अटैचमेंट हमें नुकसान देता, मोह जिसको हम बोलते हैं, उसको, उस पर जय पाना है, हमें मोह पर जय पानी है। तो सर हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक के बाद आपसे और बहुत सी बातें करेंगे कि कैसे और आँखों की हमें देखभाल करनी चाहिए। तो सर ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। तो सर अभी आपने हमें बताया कि सहज योग और ध्यान से हम कैसे अपने आँखों को स्वस्थ रख सकते हैं, इस बारे में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। कई जगह मैंने सुना है कि आप कैंप्स भी लगाते हैं लोगों के आई टेस्ट कराने के लिए, तो कहाँ कहाँ आपने कैंप्स लगाए हैं, किसी स्लम्स एरियाज़ में लगाया है, लोगों के अवेयरनेस के लिए लगाया है, इस बारे में आप थोड़ा सा बताइए। ये अपनी परंपरा शुरू किए हुए हैं, और कभी कभी ये भी होता है कि दूर दराज इलाकों में हम लोग जाते हैं, बड़ी गर्मी के समय भी दिक्कत होती है, कभी बरसात और सर्दी में भी दिक्कत होती है, स्लम्स में जाते हैं, रूरल एरियाज में जाते हैं। अभी भी हमारे यहाँ की जो हमारी आम जनता है, वो हम उसको अबोध कहेंगे, अबोधिता है उन लोगों में अभी भी। वो डॉक्टर्स को अभी भी वैसे ही रिस्पेक्ट देते हैं, वैसा ही उनका महत्व वो समझते हैं कि ये हमारे लिए सेवा करने आए, तो इम्पोर्टेंस भी बहुत देते हैं। और उनमें जाके हम लोगों ने देखा कि बिकॉज ऑफ इलिटरेसी, बिकॉज ऑफ लो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, उनमें जो बीमारियां होती हैं वो जनरली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से होती हैं, खाने पीने की कमी से होती हैं, साफ़ सफाई कम रहने से होती है, और कई बार उनकी मजबूरी भी होती है, छोटी जगहों में स्लम्स में वो रहते हैं तो उनको तकलीफ़ें होती। तो ऐसे करीब करीब हम लोगों ने अभी तक 150 करीब कैंप्स ऐसे सेवा भारती के, कभी लायंस क्लब से,
कभी हमारे दूसरे स्कूल से, कई और भी एनजीओज़ हैं उनके थ्रू, सहयोग के थ्रू ऐसे हम लोग कैंप लगाते हैं। और उसकी एक श्रृंखला पूरी हम लोगों ने बनाई और उसमें जो कंक्लूजन ड्रा हुए उसके हम लोगों ने एक पूरा कंक्लूजन ड्रा करके उसका एक पेपर प्रेजेंट किया था। हमारे 2-3 कलीग्स हैं उन लोगों ने, और वो उस पेपर को हम लोगों ने एमपी का सबसे अच्छा बेस्ट साइंटिफिक पेपर माना गया था। क्योंकि उसमें ये था कि हमारा जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है रिसाइडिंग इन द रूरल एंड स्लम्स एरियाज, उनकी अगर आँख से संबंधित कोई नई चीज़ निकल के आती है जो हम लोगों ने उसमें निकाली थी, उसको हम लोगों ने प्रेजेंट किया था। तो उसमें जो जूरी बैठी थी, पूरे 5 बड़े डॉक्टर्स थे, डिफरेंट स्टेट्स के थे, नेशनल लेवल के डॉक्टर्स थे, उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज़ किया और उसको उन्होंने अच्छा माना कि दैट इज़ ए गुड स्टडी, और उसके डाटा भारत सरकार को भेजे, और भेजने को भी उन्होंने कहा था और अब भेज भी दिए हैं कि हमारे जो पॉलिसीज़ हैं उसमें थोड़ा थोड़ा ऐसा परिवर्तन भी होना चाहिए। तो हम लोग ये करते रहते हैं, स्वेच्छा से करते हैं और इस प्रकार से। पर उसमें हमेशा हम जाके आँखों के अलावा उनकी जनरल हेल्थ के बारे में, उनको वैक्सीनेशन की सलाह देना, उनको न्यूट्रिशन में, आजकल गुटखा खाने की बहुत प्रथा है, बहुत भयंकर गुटखा लोग खाते हैं, अब महिलाएं भी खाने लगी, अल्कोहल भी खूब लेने लगे। ये 2 जो हमारी बैड हैबिट्स हैं समाज में, इनके लिए भी हम लोग उनको मना करते हैं कि इनके बहुत ख़राब रिजल्ट्स होते हैं। हम लोग डॉक्टर्स हैं, हम लोग गुटखा नहीं खाते, ड्रिंक्स नहीं करते। लेकिन आप अपने इन कैंप के ज़रिए ये प्रयास करते रहते हैं, लोगों को अवेयर करने की कोशिश करते रहते हैं। और उनको मेडिटेशन की भी सलाह देते हैं, क्योंकि मेडिटेशन अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो धीरे धीरे ही बिकम्स हिज ओन गाइड। फिर उसको किसी के गाइड की ज़रूरत ही नहीं होती, वो उस रास्ते पे ही चलता है जो रास्ता सही है, वही काम करता जो सही है, न्यायोचित, क्योंकि वो परमात्मा की शक्ति उसको फिर गाइड करने लगती है। जी, पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ लोग जाने लगते हैं अगर मेडिटेशन करते एंड दे नो द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ। रियल मीनिंग ऑफ लाइफ है आत्म तत्व को प्राप्त करना। हैं। जी, जी, जी। तो सर अब मैं और जानना चाहूँगी कि आप कई सेमिनार्स आप अटेंड करते हैं और कई सेमिनार्स को आपने ऑर्गेनाइज भी किया है। तो ऐसे किसी सेमिनार के बारे में आप थोड़ा-सा हमें बताइए कि जिसमें कि नए कुछ रिसर्च सामने आए हैं और उसको यहाँ पर भी आपने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है? विशेष रूप से जो कॉन्फ्रेंस अटेंड की हैं पिछले करीब करीब 25-30 साल से, उसमें हमने फोकस किया बच्चों में जो कैंसर होते हैं, आँखों के कैंसर, जी, जी, जी। तो उस पे हम लोगों ने स्टडी की है। और उसके करीब करीब हम लोगों ने 200 से ज़्यादा ऐसे केसेस की स्टडी की थी। और उसमें एक रेटिनोब्लास्टोमा करके आँख का एक कैंसर होता ख़राब वाला, वो हम लोगों ने स्टडी करके देखा कि वो स्लम्स में, गरीब जगहों, गरीब जो परिवार हैं उनमें ज़्यादा होता है। और कभी कभी छोटा बच्चा जो होता है, मतलब जन्म से पैदा हुआ तो उस समय उसको कैंसर निकल आता आँख का, और 5-6 साल की एज तक तो मतलब उसकी आँख ख़राब हो जाती है। और अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो अमूमन उसमें 50% बच्चों की डेथ भी हो जाती है। ऐसे रेप्डोमायोसार्कोमा एक है, एक ऑप्टिक नर्व ग्लायोमा है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है। तो ये बच्चों में हम लोगों ने देखे हैं और उस पर स्टडी की है। और कंक्लूजन हमारा ये निकला उसमें कि छोटे बच्चों का जब स्वास्थ्य परीक्षण होता है, शिशु रोग विशेषज्ञ उसको करते हैं, तो उसको ये सलाह देना चाहिए कि अपनी आँख की जाँच ज़रूर एक बार आँख के डॉक्टर से करा लो। टाइमली अगर वो चीज़ डिटेक्ट हो जाती है तो उसमें बच्चे को फिर हम उसका जीवन बचा सकते, आँख की रोशनी भी बचा सकते हैं। और कभी कभी एक और प्रॉब्लम होती है, कंजेनिटल ग्लाकोमा कहते हैं, एक ग्लाकोमा काले पानी की बीमारी हो जिसमें आँख का प्रेशर बढ़ जाता है। तो वो भी बच्चे हम लोगों के इस ड्यूरेशन में हम लोगों ने जो देखा, जो कैंप्स लगाए, तो ये हमारी अप्रोच है। और इस पे हमने करीब करीब 25-26 साइंटिफिक पेपर डिफरेंट ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किए और वहाँ उन्होंने हमें रिकॉग्नाइज़ किया। तो जितनी भी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज ऑल इंडिया लेवल वगैरह की होती हैं, उसमें ये आकुलर पैथोलॉजी, आकुलर ऑन्कोलॉजी का जो सेशन वहाँ पे स्पेशल सेशंस होते हैं, कम्युनिटी ऑप्थोलॉजी का, उसमें कई सेशन मैंने चेयर किए हैं और कई में मॉडरेटर रहता हूँ, कई जगह मैं जज बन के भी उसका काम करता हूँ। आज ही मैंने करीब करीब 30 पेपर्स, हमारी एक ऑल इंडिया की कॉन्फ्रेंस, मिड टर्म कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसके अभी आपके यहीं आके हमने उसको सेंड किए, इवेल्युएट करके करीब 30-35 पेपर्स थे। ये बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, तो निश्चित ही आपको इसमें सफलता मिलेगी। और तो सर हम अब जानना चाहेंगे कि जो हमारी न्यू जनरेशन को किस तरीके से आप सलाह देना चाहेंगे कि वो अपने आँखों की कैसे सुरक्षा करे और
हम डेली रूटीन में क्या चीज़ हमें फॉलो करनी चाहिए, ऐसा एक मैसेज हमारे दर्शकों के लिए। बच्चे जो होते हैं स्कूल गोइंग एज के जो बच्चे होते हैं, तो स्कूल गोइंग एज के बच्चों को सभी बच्चों की आँखों का चेकअप का विज़न का चेकअप होना चाहिए। ये वैसे हमारे एक विज़न 2020 नेशनल प्रोग्राम्स है, उसमें इंक्लूडेड है ये चीज़। फिर भी हम उसको एम्फेसाइज़ करना चाहेंगे कि स्कूल गोइंग एज के बच्चों का सभी का नेत्र परीक्षण होना चाहिए, एक चीज़। दूसरा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जो हैं, ये जो पिज़्ज़ा, मैगी और फास्ट फूड खाते हैं, इनको डिस्करेज करना चाहिए पेरेंट्स को। महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार खाना चाहिए, पर अब वो रूटीन बना ली उन्होंने। हाँ, मतलब जंक और फूड लोग आजकल ज़्यादा जंक खाने फूड लगे जो हैं। है उसका खट से ऑर्डर दिया और वो घर पे डिलीवरी मिल जाती बच्चों को। उसको हमें डिस्करेज करना चाहिए। उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, आँखें भी उससे प्रभावित होती हैं और हमारा शरीर का ग्रोथ भी उसमें प्रभावित होती है। इसके बाद जिन फैमिलीज़ में चश्मा लगते हैं पेरेंट्स को, उनको टाइमली अपना चश्मे का जांच कराना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, ईश्वर ने हमें 2 आँखें दी हैं, एक आँख से बिल्कुल नॉर्मल दिखता है, एक से नहीं दिखता, पर हम उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाते। तो कभी कभी हम उनको बोलते हैं या रूटीन में बोलते हैं कि सपोज़ करो आप सुबह ब्रश कर रहे हैं, वॉश बेसिन पे खड़े हुए हैं, वो सामने आपको कोई चीज़ दिखती है दूर, तो उसी समय एक आँख को बंद करके देखो, फिर दूसरी आँख को बंद करके देखो। ऐसा तो नहीं कि किसी आँख में नज़र कमज़ोर है। या आप टीवी दिन में जब आप टीवी देखते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, तो उस समय एक-एक आँख बंद करके वो फुट लाइन जो चलती, फुटप्रिंट चलता है, उसको देखना चाहिए। तीसरा, अगर कभी आपको चोट वगैरह लगती है, तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, है ना? दूसरा, सेल्फ मेडिकेशन से बचना चाहिए। हमें आँख लाल हुई, कुछ हुई तकलीफ, तो मेडिकल स्टोर चले जाते हैं, वहाँ से उन्हें कोई भी मेडिसिन लेके वो उपयोग कर लेते हैं, उसका भी कभी घातक परिणाम होते हैं। चोट लगने की जहाँ तक सवाल है, उसमें तो बहुत ज़रूरी है कि टाइमली डॉक्टर को, आई स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें, अन्यथा कभी कभी उसमें रोशनी जाने की संभावना होती है। जिन पेरेंट्स को डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, उनको अपने 40 साल की उम्र के बाद सारे उनको बच्चों को अपने आँख का चेकअप कराना, आँख के पर्दे का चेकअप कराना है। और आजकल स्ट्रेस के कारण हमारे आँख के पर्दे में सूजन आ जाती है, जिसको हम लोग सीरस रेटिनोपैथी बोलते हैं। वो भी एंड्रोजन हार्मोन जो हमारे होते हैं, स्ट्रेस में जब ज़्यादा रिलीज़ होते हैं, तो आँख के पर्दे में सूजन आती है। ये तकलीफ भी आजकल देखने को थोड़ी सी ज़्यादा मिल रही है। तो स्ट्रेस से बचने के लिए तो हमें अपनी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन, मेडिटेशन इज़ वेरी एसेंशियल फॉर एवरीबडी। जिन पेशेंट को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, उनको एवरी 6 मंथली अपनी आँख का चेकअप कराना चाहिए, आँख के पर्दे का चेकअप कराना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ऑलरेडी सरकार के कार्यक्रम में हैं। विजन 2020 जो है, उसमें सारी इन चीज़ों को बताया गया है, उसका हम सब लोग ध्यान रखते हैं। पर आपके मार्फत भी अगर ये चीज़ और भी लोगों को पता लगती है, तो ये एक जन स्वास्थ्य के लिए अच्छी जानकारी होगी। जी, तो सर बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने एक बहुत अच्छी जानकारी हम लोगों को दी है। और सर अब मैं आपसे एक व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहूँगी कि आप आई स्पेशलिस्ट हैं, तो आपकी बेटर हाल्फ के बारे में आप बताइए कि वो क्या करती हैं, और आपकी जो डॉटर है उसके बारे में बताइए? हमारी जो वाइफ़ हैं, वो बेसिकली सिविल इंजीनियर हैं। जी, जी, जी। तो जब मेरी मैरिज हुई थी, तो मुझे बड़ा एकदम लगा था कि मैं डॉक्टर, ये सिविल इंजीनियर, ये कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा। जी। पर दोनों में अंडरस्टैंडिंग है और कभी एक दूसरे को इंटरफियर नहीं करते। हम कितने भी व्यस्त रहें, वो व्यस्त रहती हैं, तो एक दूसरे पर हमें अपना वो रहता है कि अपना इनको काम अच्छी तरह करना चाहिए। जी, जी, और ये मनुष्य का जीवन मिला है, इसको जितना अच्छा हो सके अपने अपने क्षेत्र में रह के पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, पूरी कर्तव्य परायणता से अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। और हमारे दोनों बच्चे बहुत प्यारे हैं। बिटिया हमारी आई स्पेशलिस्ट है और अभी वो क्लास 1 आई स्पेशलिस्ट है, भोपाल के जयप्रकाश अस्पताल में पोस्टेड है। जी, जी, जी। और उसको ऑल इंडिया लेवल के भी 2-3 अवार्ड मिल चुके हैं। एंड शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो आपके ही कदमों पर आगे बढ़ रही है आपकी बेटी। सब लोगों की शुभकामनाएं, आशीर्वाद है उसके लिए। और हमारा बेटा भी डॉक्टर है, अभी एमएस कर रहा है जनरल सर्जरी से। परमात्मा की कृपा है। जी, 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 सर। अच्छी छोटी सी फैमिली है। मित्र लोग भी हमारे अच्छे हैं, आप सब लोगों से भी हमारे पारिवारिक संबंध जैसे ही हैं। तो सब स्वस्थ रहें, सब अच्छा काम करें और ये जो परमात्मा ने हमें लाइफ दी है, इसको हम फ्रूटफुल बना सकें। तो सर बहुत-बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने हमें बहुत सारी सलाह दी कि किस तरीके से हमें आँखों की सुरक्षा करनी चाहिए, आँखों की देखभाल करनी चाहिए। और आशा करते हैं कि हमारे दूरदर्शन के दर्शक इस कार्यक्रम को देखें तो अपनी आँखों की सुरक्षा ज़रूर करेंगे, और जिससे कि वो अपनी आँखों की रोशनी को ज़िंदगी भर अच्छे से रखेंगे और देखते रहेंगे। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।